ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक कैसे फाइंड करते हैं। और देखो बच्चों, इस टॉपिक में फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आता है और सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो इसको अच्छे से समझना है। बहुत ही आसान है। सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक क्या होता है, तो हेडिंग डालें, सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक हमें फाइंड करना है। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक फाइंड करना है, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आर्ग्यूमेंट, और या फिर इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ, यानी आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंग्लिश में भी आप टर्म्स ध्यान रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर, भले आप हिंदी मीडियम के हैं लेकिन टर्म्स आपको इंग्लिश मीडियम में भी पता होना चाहिए कि इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक फाइंड करना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं बेसिक चीजें हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे फर्स्ट कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे काम आएंगे। और वो 9th-10th में आप रिकॉल करते हैं, तो एक बार अगर भूल गए हो तो आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। कि सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम याद आ रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी इससे बचपन याद आ रहा होगा कि बचपन में हम इस चीज को बिल्कुल 9th-10th में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे पॉजिटिव साइन रखते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ये सब पॉजिटिव साइन रखते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा है। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव साइन रखते हैं, इन दोनों के पास पॉजिटिव साइन होता है। और इसके अलावा जो चार हैं, यानी कि टेन थीटा, कोट थीटा, और हम बात करें सेक थीटा और कोस थीटा, ये सारे यहाँ पे नेगेटिव साइन रखते हैं, यानी इनके पास क्या होता है बच्चों, नेगेटिव साइन होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव साइन में होते हैं, यानी जो टेन थीटा, कोट थीटा ये पॉजिटिव साइन में होते हैं। और यहाँ पे जो बाकी चार साइन थीटा और कोसेक थीटा, और लास्ट में यहाँ पे हम लिखें कोस थीटा और यहाँ पे सेक थीटा। ठीक है बच्चों, ये जो है ये नेगेटिव साइन रखते हैं यहाँ पे, और ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव साइन रखते हैं। ये दोनों पॉजिटिव साइन रखते हैं और ये नेगेटिव साइन रखते हैं, ये नेगेटिव साइन रखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कोस थीटा, यानी कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव साइन रखते हैं, और बाकी चारों जो हैं वो क्या रखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन रखते हैं। वो क्या रखते हैं, नेगेटिव साइन रखते हैं। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उस बिल्कुल हम करते हैं इनको। और ट्रिग्नोमेट्री में एक बार दोबारा भी आप इसको डिस्कस करेंगे, तो पहले फिर भी मैं इनको आपको रिकॉल करवाने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ सारे पॉजिटिव साइन रखते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव साइन रखते हैं, बाकी सारे नेगेटिव साइन में होंगे। और जब अपन थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वहाँ टेन और कोट है वो पॉजिटिव साइन रखते हैं, बाकी सब नेगेटिव साइन होगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव साइन रखते हैं और बाकी चारों नेगेटिव साइन रखेंगे। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके साथ में एक हम साइन थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, और फिर इसके बाद 120, 135, 150 और 180। तो इन एंगल्स की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। इसमें साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन, कोट,
सेक कोसेक, ये हमारे कोणांक फाइंड करने में हेल्प मिलती है इनसे। तो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ उस टेबल को। टेबल को याद करने का एक मेथड भी आपको बता देता हूं। अगर मान लो बाय चांस अगर हम भूल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे एक बार दोबारा उसको पढ़ने को मिलेगा आपको, लेकिन एक बार मैं उसको रिकॉल करवा देता हूं कि उसमें आपको कैसे ध्यान रखना है। तो देखिए उसमें क्या करना है आपको। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे थीटा एंगल, ठीक है। तो थीटा एंगल हमारे पास है मान लो 0 डिग्री और फिर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6, π/6 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 45 डिग्री है इसको हम क्या लिखते हैं दोस्तों, π/4, π/4। और जो हमारे पास 60 डिग्री एंगल होता है उसको हम क्या लिखते हैं, π/3, इसको हम लिखते हैं π/3। और जो 90 डिग्री एंगल है इसको हम क्या लिखेंगे, π/2। और फिर 120 डिग्री, तो इस एंगल को हम क्या लिखते हैं 3π/2, 3π/2। क्या ये लिखेंगे, क्या 120 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 2π/3, 2π/3 यानी 120 लिखना है। तो 2π/3 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 135 और इसके बाद 150 और लास्ट 180 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो 135 है इसको हम क्या लिखते हैं दोस्तों, इसको हम लिखेंगे 3π/4, इसको हम क्या लिखेंगे 3π/4, इसको हम क्या लिखते हैं 3π/4। और 150 है तो 150 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 150 को हम क्या लिखते हैं 5π/6, 5π/6। और 180 को हम लिखते हैं पाई, ठीक है। तो ये एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। और इन एंगल्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं, ठीक है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। जैसे मेरा ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड को आप आगे रखो, लेफ्ट हैंड को, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर हमारे पास इसमें क्या करना है कि इसमें अगर हमारे पास एक साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसमें क्या करना है कि अंडरूट में नीचे की अंगुलियों की संख्या, देखो याद रखने के लिए है, ये कोई मेथड नहीं है, अंडरूट में लिखना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। नीचे की अंगुलियों की संख्या डिवाइडेड बाय 2। और जब हम यहां कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां क्या करना है, यहां नीचे की अंगुलियों की संख्या थी और यहां ऊपर की अंगुलियों की संख्या, ऊपर की अंगुलियों की संख्या, ठीक है। और बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, तो यहां साइन थीटा, अब देखो आपको क्या करना है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इसमें ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मेरे को अगर साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन 0 में मैंने क्या लिखा, साइन नीचे की अंगुलियों की संख्या। तो इस अंगुली से नीचे कोई अंगुली नहीं है तो यानी 0 संख्या हुई, तो इसका मतलब साइन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी साइन 0 की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, साइन थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये क्या आ जाएगी 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा भाई, मार्कर की क्या हो गया, अभी 6 डाली थी। देखो तो यहाँ तो नीचे की अंगुलियों की संख्या, तो ये इस अंगुली की यानी साइन 0 की बात कर रहे हैं तो इसे नीचे की अंगुलियां 0, तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
फिर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मतलब इससे नीचे अंगुली कितनी है, एक अंगुली है, तो यहाँ पे तो साइन 30 1/2, तो यानी इसकी वैल्यू रख देंगे अपन 1/2, 1/2। फिर साइन 45, तो साइन 45 के नीचे कितनी अंगुलियां हैं, 2 अंगुलियां हैं, तो यहाँ पे अंगुलियों की संख्या 2 हो जाएगी, तो यानी √2/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा, और 1/√2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, यानी √2/2, तो ये 1/√2। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन 60 के नीचे कितनी अंगुलियां हैं, 3 अंगुलियां हैं, तो यहाँ पे 3 अंगुलियों की संख्या रखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, तो √3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। साइन 90 यानी इस अंगुलियों के नीचे कितनी संख्या है, 4, तो यहाँ पे क्या रखेंगे √4/2, यानी ये आ जाएगा आपके पास 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। तो ऐसे आप साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं अगर आप कहीं भूल जाते हैं। वैसे ये याद होनी चाहिए इन जनरल, लेकिन अगर बाय चांस अगर आप भूल जाते हैं तो इस मेथड से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने क्या कहा, अब इसमें ऊपर वाली अंगुलियों की संख्या काउंट करेंगे। तो अगर मैं कोस 0 की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो 0 मैंने इसको दिया था, अब इससे ऊपर कितनी अंगुलियां हैं, 4 अंगुलियां हैं, तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या यानी √4/2, तो ये 1, तो कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। फिर कोस 30, तो कोस 30 से ऊपर कितनी अंगुलियां हैं, 3 अंगुलियां हैं, तो इसमें √3/2, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो √3/2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कोस 45, तो कोस 45 से ऊपर 2 अंगुलियां हैं, तो √2/2 हो जाएगा, तो 1/√2 आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोस 60 की बात करें, तो इससे ऊपर एक अंगुली है, तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और जब हम कोस 90 की बात करते हैं, तो इससे ऊपर एक भी अंगुली नहीं है, 0, की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये फॉर्मूले बनाए थे मैंने किसके लिए, ये फॉर्मूले मैंने बनाए थे किसके लिए, कि अगर मान लो बाय चांस अगर आप ये वैल्यू भूल जाते हैं, तो आप इन अंगुलियों को याद रख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले वैसे आपको ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए एनी टाइम, ताकि आपके क्वेश्चंस सोल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, अब ये जो बाकी वैल्यूज हैं ये आप फाइंड कर सकते हो या याद कर सकते हो। कैसे, देखो, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि साइन कोस की हम फाइंड कर लेते हैं, बाकी की आप अपने आप फाइंड कर सकते हो पूरी टेबल की। ठीक है, इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। देखो यहाँ साइन 120 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस 90 + 30, और कोस 90 सॉरी साइन 90 + 30 ये लिख सकते हैं। और हमें पता है कि ये वैल्यू किस में होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव साइन रखता है, और अगर साइन 90 + थीटा है तो ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, कोस 30 आ जाएगा। और कोस 30 की वैल्यू हमें यहाँ पता है कितनी होती है, √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। ऐसे ही हमें 135 की वैल्यू, अगर साइन 135 की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, साइन 135 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 45, तो साइन 90 + 45 ये भी क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन देता है, और इसको हम लिख सकते हैं कोस 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1/√2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/√2। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि साइन 150 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों साइन 150 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 60 लिख सकते हैं। उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 60, ये बन जाता है आपका साइन 150। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 150। तो साइन 150 को हम ये लिख सकते हैं,
और ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है जहां साइन क्या रहता है पॉजिटिव, तो ये किसके इक्वल होगा cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और ऐसे ही हम साइन 180 को क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, तो 9 थीटा है वो क्या cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो ऐसे ये वैल्यू आप सारी फाइंड कर सकते हो, और अगर ये ऐसे साइन की वैल्यू फाइंड की ऐसे ही हम cos की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि cos 120 है, तो cos 120 को सेम वैसे ही हम cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, नो डाउट, हाँ या ना। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे जो cos 90 प्लस 30, तो cos हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन रखता है, तो ये माइनस cos 30 का मतलब 90 प्लस थीटा है, तो ये साइन 30 बनेगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये देखो 1/2, तो 1/2 का नेगेटिव यानी यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2। ऐसे ही हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो cos 135 है, तो cos 135 को लिखेंगे cos 90 प्लस 45, हाँ या ना, और ये बन जाएगा माइनस और ये साइन 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या देता है नेगेटिव वैल्यू देता है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो माइनस साइन 45 1/√2 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 1/√2। ऐसे ही हम जो cos 150 है उसको हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60, तो वो माइनस साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू 1/2 है, तो ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो ये माइनस √3/2 बन जाएगा। और यहां से फिर हम लास्ट में लिखेंगे cos 180, तो cos 180 वही cos 90 प्लस 90, यानी ये बन जाएगा आपकी वैल्यू -1। सेम उसी मेथड में, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कि इनकी वैल्यू हमें ऐसे फाइंड करना आना चाहिए ताकि याद भी नहीं रहे तो अपन तुरंत फाइंड कर सके उनको। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपको होना चाहिए। ये टेबल आपके ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी, और हमारे यहाँ भी कुछ इनके एंगल्स की वैल्यू हमें कोणांक की फाइंड करने की हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे साइन और कोस की वैल्यू आ गई, तो जब भी हमें टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ या ना। जैसे टेन 0 का मतलब साइन 0 अपॉन कोस 0, तो साइन 0 0 है, कोस 0 1 है, तो 0 अपॉन 1 यानी 0 हो गया, तो टेन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही हमें साइन 30 अपॉन कोस 30, तो टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी। साइन 30 कितना है 1/2, ये √3/2, तो डिवाइड करोगे तो 1/√3 वैल्यू आ जाएगी टेन 30 की। ऐसे सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हम कोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, ऐसे हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, और ऐसे ही हमारे पास जब कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा लिख देंगे, और ये सारी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल आप बना लेना अपने एक जहां भी आप पढ़ते हो जिस भी रूम में, वहां ये टेबल आपके सामने चिपकी हुई होनी चाहिए, और जो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी वो भी आपके सामने हमेशा रहे। ये चीजें हमेशा ध्यान रखने लायक हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक टर्म्स। अब हम कोणांक क्या होता है किसी सम्मिश्र संख्या का, उस पे आते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या का कोणांक कैसे फाइंड करते हैं, जो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा ये। इस सेगमेंट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये जो टेबल मैंने बनाई है, जब आप किसी भी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इन एंगल्स की हेल्प ले सकते हैं। हमें ये सारणी वहां पे आनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो सम्मिश्र संख्या का कोणांक, तो अगर हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या है z = x + i, तो उसके कोणांक को लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्या z = x + i y
के कोणांक को कोणांक z और एम्पलीट्यूड ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z से निरूपित किया जाता है, निरूपित या व्यक्त किया जाता है, निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ठीक है। तथा कोणांक z इक्वल्स टू tan इनवर्स mod of y by x, tan इनवर्स mod of y by x प्लस 2n पाई, जहां n की वैल्यू हमारे पास है मान लो 0, 1, 2 सो ऑन, से यानी जहां कोणांक ऑफ को tan इनवर्स mod of y by x प्लस 2n पाई से निरूपित या हम कहें कि से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो यानी अगर हमें किसी भी सम्मिश्र संख्या जो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है उसके कोणांक को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? उसके कोणांक को लिखते हैं हम यहाँ पे थीटा प्लस 2n पाई, जहां n हमारे पास क्या होता है, n जो बिलोंग करता है यानी 0, 1, 2 सो ऑन, इस रूप में व्यक्त किया जाता है। और जहां थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? जो थीटा होता है वो हमेशा tan इनवर्स mod ऑफ y बाई x होता है, tan इनवर्स mod ऑफ y बाई x होता है। ठीक है। तो यहां वैसे देखा जाए तो थीटा प्लस 2n पाई, और ये जो थीटा होता है ये मुख्य कोणांक को व्यक्त करता है, ये जो थीटा है ये मुख्य कोणांक को व्यक्त करता है। जहां इसको हम इस रूप में ना लिख के अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z है उसको लिख सकते हैं। देखो एक बार लिखें, मैं समझा दूंगा इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें आप टेंशन ना लें कि भाई हम क्या लिख रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या लिखा कि जो यानी कि जो कोणांक है वो किससे व्यक्त किया जाता है? tan इनवर्स mod ऑफ y बाई एक्स प्लस 2n पाई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इससे व्यक्त करते हैं इसको कोणांक को, या फिर इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं जहां थीटा क्या होता है, थीटा को हम क्या लिखते हैं? मुख्य कोणांक। थीटा को हम क्या व्यक्त करते हैं? मुख्य कोणांक। तो मुख्य कोणांक हमारे एग्जाम में पूछा जाता है फाइंड करना कि मुख्य किसी भी सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक कैसे फाइंड करते हैं। यहां हम लिख सकते हैं जहां पे जो थीटा है उसको हम क्या लिखते हैं? मुख्य कोणांक। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और मुख्य कोणांक को कैपिटल ARG ऑफ Z से डिनोट किया जाता है, यानी कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुख्य कोणांक का मीनिंग क्या है बच्चों? लिख सकते हो आप कि मुख्य कोणांक की वैल्यू या मुख्य कोणांक का मान, लिख लो स्टेटमेंट, मुख्य कोणांक का मान माइनस पाई से पाई के बीच में, मुख्य कोणांक का मान तथा पाई के बीच में जाता है। यानी मुख्य कोणांक का मान, इसकी डेफिनेशन लिख लें, जो मुख्य कोणांक का मान
माइनस पाई से पाई के मध्य में लिखा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा पाई से माइनस पाई के बीच। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो मुख्य कोणांक होता है यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो हमेशा माइनस पाई से पाई के वैलिड होता है। माइनस पाई से पाई के बीच में वैलिड होती, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में रहती है। एक तो ये चीज ध्यान रखें कि मुख्य कोणांक क्या होता है, और एक जो जनरल आर्गुमेंट जिसे बोलते हैं या जनरल जो होता है उसको हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई, प्लस 2n पाई, और यहां जो n की वैल्यू है वो 0 1 2 सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मुख्य कोणांक में 2n पाई ऐड कर देंगे तो ये यानी जनरल कोणांक फाइंड कर सकते हैं, यहां से जनरल कोणांक फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो हमेशा मुख्य कोणांक फाइंड करना पूछा जाता है। तो देखो दो चीजें पढ़ी अभी, अब अपने जो भी लिखा उसका मीनिंग क्या था। देखो हमने थीटा का मान लिखा, तो थीटा का मतलब क्या है, टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। पहली बात तो एक चीज तो ये ध्यान करें, जब भी थीटा फाइंड करेंगे तो मान लो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो यहां जब थीटा काम में लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। एक तो ये ध्यान रखें पहली बात। तो फिर हमारे पास सेकंड जो डेफिनेशन आती है कि भाई मुख्य कोणांक क्या होता है, तो मैं कह रहा हूं मुख्य कोणांक की वैल्यू हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में रहती है, वो मुख्य कोणांक होता है। और जनरल कोणांक क्या हो गया कि जिसमें 2n पाई और ऐड कर दें, जो मुख्य कोणांक की वैल्यू आ जाएगी उसमें 2n पाई और ऐड कर देंगे तो वो हमारा जनरल कोणांक हो जाएगा। तो जो कोणांक की वैल्यू है वो अद्वितीय रूप से व्यक्त नहीं की जा सकती, यानी कोणांक की वैल्यू को अद्वितीय रूप में लिखा जाना जरूरी नहीं है। एक तो ये स्टेटमेंट ऐड कर लो पहले कि कोणांक के मान को अद्वितीय रूप से नहीं लिखा जाता है। कोणांक के मान को अद्वितीय रूप से नहीं लिखा जाता है। एक चीज तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोणांक के मान को अद्वितीय रूप से नहीं लिख सकते, कैसे, देखो भाई आपने मुख्य कोणांक फाइंड कर लिया, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे वो बात की बात है। मुख्य कोणांक में आप 2n पाई ऐड कर देंगे तो ये कोणा n पे डिपेंड कर रहे हैं, n की वैल्यू चेंज होते ही कोणांक चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर मान लो कोई सम्मिश्र संख्या यहां पे है तो इस सम्मिश्र संख्या का मान लो ये इसका मुख्य कोणांक है थीटा, तो इसको अगर मैं 2 पाई से रोटेट करता हूं तो अपन घूम के वापस यहीं आ जाएंगे, 4 पाई से रोटेट करते हैं तो वापस यहीं आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि जब आप इस ऐसे रोटेट करके वापस आते हैं तो इसकी जो पोजीशन है ये यही रहती है, भाई ये जो डिस्टेंस है ये सेम ही रहेगी हमेशा इसकी, लेकिन जो एंगल है वो चेंज हो जा रहा है। थीटा में 2 पाई ऐड हुआ, थीटा में 4 पाई ऐड हुआ, तो आप इसमें रोटेट कर रहे हैं, यानी स्लाइड बनती जाती है। जैसे ही आप 2 पाई घूम के एक स्लाइड निकल जाती है पीछे से, जैसे ही फिर 2 पाई घूम के आए तो हमें ऐसे लगता है कि हम यहीं पे खड़े हैं। तो ये आपकी वैसे सिलेबस में नहीं मेंशन कर रखा है कि इसकी वैल्यू कभी फाइंड करवाता ही नहीं है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपके पास मुख्य कोणांक फाइंड करना एग्जाम में पूछा जाता है। ये जनरल कोणांक हो गया, जनरल आर्गुमेंट होता है जो मुख्य कोणांक में 2n पाई ऐड करने से आता है। ठीक है, तो यानी आपके अगर ऑप्शन में मान लो कभी ऐसा दे दो कि वहां मुख्य कोणांक की वैल्यू नहीं लिखी है और उसमें 2 पाई ऐड करके लिखा हुआ है, तो वो भी कोणांक ऑफ z की वैल्यू होगी, लेकिन वो मुख्य कोणांक नहीं होगा। तो अगर मुख्य कोणांक ऑप्शन में नहीं है, पहले तो मुख्य कोणांक अगर ऑप्शन में पूछा गया है तो वो ऑप्शन में रहेगा। अगर आपने कोणांक जनरल कोणांक पूछा उसने, तो आप अगर मुख्य कोणांक फाइंड कर लेते हैं मान लो और वो ऑप्शन में नहीं है,
तो हो सकता है उसने 2n पाई ऐड करके भी लिखा होगा, जनरल कोणांक पूछा होगा आपसे, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो अब आप कहते हैं कि आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी हो, उसका मुख्य कोणांक आप कैसे फाइंड करोगे, ये है मेन आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इतना जरूर पता हो गया यहाँ से कि भाई मुख्य कोणांक की जो वैल्यू है वो हमेशा -पाई से पाई के बीच में होती है। एक बात तो ये पता चल गई। एक हमें थीटा कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमें कोई सम्मिश्र संख्या z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखी है, तो थीटा क्या आता है बच्चों, थीटा को हम लिखते हैं tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, अगर हमारे पास सम्मिश्र संख्या z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो। ठीक है, फिर हमने एक जनरल आर्ग्यूमेंट लिखा, उसका मैंने बता दिया कि जो मुख्य कोणांक है उसमें 2n पाई ऐड करने से आता है, जिसकी वैल्यू अद्वितीय रूप से नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, एक ये ध्यान रखें, क्योंकि n पे डिपेंड कर रही है सारी वैल्यू, तो n को चेंज करोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आते हैं कि भाई प्रिंसिपल यानी कि जो मुख्य कोणांक है वो हम कैसे फाइंड करें। मुख्य कोणांक, इस यहाँ पे कोणांक ऑफ z या मुख्य कोणांक ऑफ z लिखें, आपके एग्जाम में जो पूछा गया अभी तक वो सारे मुख्य कोणांक ही पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये चीजें समझनी है, इस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन यहीं से आना है। थीटा फाइंड करना मैंने यहाँ पे लिख दिया, कैसे फाइंड करना है। तो हमारे पास देखो, ये एक हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है और एक ये वाई एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये वाई एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट दे देते हैं ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये 0,0 पॉइंट है। ठीक है, तो जब हमें मुख्य कोणांक फाइंड करना है तो जीरो वेक्टर का हम कभी कोणांक फाइंड नहीं कर सकते, यानी जीरो वेक्टर का कोणांक डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 0/0 फॉर्म बन जाती है जो डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन जीरो वेक्टर की हम नॉन जीरो एलिमेंट की हम बात करेंगे। अब देखो, फर्स्ट अगर मान लो मेरा सम्मिश्र संख्या जो है, तो सम्मिश्र संख्या मैं लेके चल रहा हूं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मेरे को मुख्य कोणांक फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या हो सकता है कि मेरी जो सम्मिश्र संख्या है हो सकता है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रही हो। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, इसका मतलब x तो पॉजिटिव होगा और y 0 होगा। x पॉजिटिव होगा और y मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास जो सम्मिश्र संख्या थी वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, उस केस में सम्मिश्र संख्या का जो मुख्य कोणांक होता है वो 0 आता है। अगर कोई सम्मिश्र संख्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, मतलब y 0 हो रहा हो और x कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे उसका जो मुख्य कोणांक आता है वो हमेशा 0। एक तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ये मुख्य कोणांक ऐसे ही फाइंड करना है और ये आप अपने दिमाग में फिट कर लें साथ साथ में ही। हमारे यहाँ पे इस टॉपिक में केवल यही क्वेश्चन बनने वाला है और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी केस में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती है। और इसी कोणांक फाइंड करने की हेल्प से किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप जब फाइंड करेंगे तो वहां पे हमें इसमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वहां भी हम मुख्य हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। देखो, हमारा दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था तो मुख्य कोणांक यहाँ 0 हो गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब अगर हमारा सम्मिश्र संख्या जो है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या होगा बच्चों, कि x पॉजिटिव होगा और y भी मेरा पॉजिटिव होगा, तभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी सम्मिश्र संख्या। इस केस में जो मेरा कोणांक होता है वो थीटा के इक्वल होता है। इस केस में जो मेरा कोणांक होता है हमेशा थीटा के इक्वल होता है, और थीटा की वैल्यू फाइंड करना मैंने बता दिया। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ मॉडुलस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप सिंपल tan इनवर्स y बाई x भी लिख सकते हैं।
ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हो सकता है कि हमारी सम्मिश्र संख्या है वो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रही हो। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या हो गया कि मेरा एक्स है वो 0 हो जाएगा और वाई जो है वो मेरा पॉजिटिव रहेगा। यानी जो एक्स है वो 0 हो जाएगा और जो वाई है वो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो इस केस में जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट आएगा उस सम्मिश्र संख्या का, यानी मुख्य गुणांक जो आएगा वो हमेशा पाई बाई 2 आएगा। यानी अगर आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है और आपको पता चल जाए कि ये पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रही है भाई, तो आप सीधा लिख दें कि उसका मुख्य गुणांक पाई बाई 2 होगा, बात खत्म। ठीक है, फिर जब अब आगे चलते हैं सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आने का मीनिंग क्या हो गया बच्चों कि जो एक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो वाई है वो मेरा पॉजिटिव रहेगा। इस केस में जो मुख्य गुणांक आता है वो पाई माइनस थीटा आता है, पाई माइनस थीटा आता है। क्या होगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। तो यहां जो मुख्य गुणांक आएगा बच्चों वो पाई माइनस थीटा आता है, पाई माइनस थीटा आता है, ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होने का मीनिंग क्या होगा बच्चों कि एक्स मेरा लेस देन 0 और वाई रहेगा, यानी जो x है वो नेगेटिव साइन रखेगा और जो y है बच्चों वो 0 हो जाएगा। तो मैं नेगेटिव x एक्सिस पे रहूंगा और नेगेटिव x एक्सिस पे जब होंगे तो यहाँ जो मुख्य गुणांक की वैल्यू है वो पाई होती है। अब देखो कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें इस वैल्यू को माइनस पाई भी लिखता है, तो मैंने तभी लिखा कि आर मुख्य गुणांक जो होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। तो अगर आप पाई को इंक्लूड कर रहे हो तो माइनस पाई को इंक्लूड नहीं करोगे, और अगर आप माइनस पाई को इंक्लूड कर रहे हो तो फिर पाई इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन में पाई मिले, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुख्य गुणांक पाई भी लिखा है और माइनस पाई भी लिखा है। तो हो सकता है पाई लिखे या हो सकता है माइनस पाई लिखे, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो। ये मैं पहले बता दे रहा हूं कि जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहते हो तो हो सकता है उसका मुख्य गुणांक वो पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है वो माइनस पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, बहुत आसान तरीका है इसको ध्यान रखने का ये। ठीक है, अब देखो ये था जब अपन एंटी क्लॉकवाइज आ रहे थे, तो 0 से चले हम यहाँ पे 180 पे आगे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुख्य गुणांक की वैल्यू मैंने क्या बताया कि हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में रहती है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में चले तो पाई से इंक्रीज हो जाएगा इसका एंगल, तो मुख्य गुणांक तो नहीं रहा वो फिर। तो इसका मतलब अब हम इस डायरेक्शन में आएंगे, अब हम इस डायरेक्शन में आएंगे। तो अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो जो हमारे गुणांक की वैल्यू थी वो सारी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अगर हम इस डायरेक्शन से आएंगे तो हमारे गुणांक की क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। क्योंकि हमें डायरेक्शन से फिर क्यों आना है कि हमने लिखा है मुख्य गुणांक जो होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। तो आप अगर इस डायरेक्शन से आए तो फिर पाई से बड़ा एंगल आ जाएगा यहाँ पे, तो वो मुख्य गुणांक नहीं हो सकता, फिर वो फिर क्या होगा, जनरल आर्ग्यूमेंट होता है। तो मुख्य गुणांक फाइंड करने के लिए इसका मतलब अब इस डायरेक्शन में आएंगे तो एंगल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। कहने का मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में गुणांक क्या था, थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। यहाँ पाई बाई 2 था, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। यहाँ पाई माइनस थीटा था, यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस पाई हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं आसानी से। देखो अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या हो गया कि x मेरा नेगेटिव होगा और जो y है वो मेरा पॉजिटिव हो जाए, सॉरी, तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में अभी मैंने बताया गुणांक क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई, यानी जो अपोजिट यानी जो नेगेटिव साइन हो जाएगा उनका, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो मुख्य फाइंड बहुत आसान है, बस आपके लिए टफ जो होगा वो यही होगा कि आप ये डिसाइड करो कि जो सम्मिश्र संख्या है x प्लस आयोटा y वो कहाँ लाई कर रही है। तो x क्या है, y क्या है। फिर हो सकता है कि आपको थीटा फाइंड करना नहीं आ रहा हो, तो थीटा फाइंड करने के लिए वो एंगल आपको जो टेबल मैंने बताई वो ध्यान होनी चाहिए ताकि आप डायरेक्ट फाइंड कर सको वहां से। ठीक है, ये चीजें भी ध्यान रखें। अब देखो ये था थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर हो सकता है कि वो नेगेटिव
इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों? अगर यहाँ दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं कि नेगेटिव वाई एक्सिस का मीनिंग होता है एक्स जीरो हो जाएगा और वाई मेरा लेस देन जीरो हो जाएगा। एक्स जीरो हो जाएगा और वाई मेरा लेस देन जीरो हो जाएगा। ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। और यहाँ जो मुख्य कोणांक आएगा वो माइनस वाई, यहाँ जो मुख्य कोणांक आएगा वो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। अब लास्ट जो बचा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होगा बच्चों? यानी यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आगे लिख देता हूं। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मुख्य कोणांक की बात करें तो वहां क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है कि जहां पे वाई एक्स मेरा क्या हो? पॉजिटिव, और जो वाई है वो मेरा क्या हो? नेगेटिव हो। वाई नेगेटिव हो, एक्स मेरा पॉजिटिव हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और जो मुख्य कोणांक होता है वो माइनस थीटा के इक्वल होता है। थीटा हमारे पास फिक्स है, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, उसका नेगेटिव कर देंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के समीसर संख्या का कोणांक बन जाएगा। तो आपको केवल और टेबल ध्यान रखनी है, और इस टेबल को भी आप यहां बना सकते हो कि यहां जब अगर x पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था तो कोणांक जीरो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो कोणांक थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालनी हमें आती है। अगर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो कोणांक की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कोणांक की वैल्यू पाई माइनस थीटा हो जाएगी। और अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ कोणांक की वैल्यू पाई भी हो सकती है या फिर माइनस पाई भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका नेगेटिव हो जाएगा यहाँ थीटा माइनस पाई, और यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस पाई बाई 2। ये ध्यान रखने के लिए ठीक है। और इसका नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस थीटा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई समीसर संख्या z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखा हो तो आपके जो सिलेबस में है वो ये ध्यान रखना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस टॉपिक में। आप तो इस डायग्राम को ध्यान रखो, थीटा करना, अगर कोई समीसर संख्या है फिर संख्या कहां पॉजिटिव एक्सिस पे हो, फर्स्ट वाई पॉजिटिव वाई सेकंड एक्सिस पे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। इनमें अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें कोणांक देखते हैं, थीटा फाइंड करना होगा तो हमारे पास फॉर्मूला है। ये चीज आपको इस टॉपिक में समझ में आनी चाहिए। आप इस नोट्स के हिसाब सकते हैं जो इस टॉपिक में ध्यान रखने की बात थी कि जो प्रिंसिपल यानी मुख्य कोणांक है वो हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में रहता है, एक ये चीज ध्यान रखनी है। और जो जनरल आर्ग्यूमेंट यानी जनरल कोणांक होता है उसकी वैल्यू जो प्रिंसिपल कोणांक है या मुख्य कोणांक है उसमें 2n पाई ऐड करने से आती है। अगर वो ऑप्शन में लिखा हो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ऐसा वो बनाता है क्वेश्चन कि वहां मुख्य कोणांक ना देके उसने जनरल कोणांक दे रखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होना, और वो भी आंसर हो जाएगा उसका, वो एन पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, इसको आप उतार लें। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे उस पे हम आते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि भाई हमने जो पढ़ा है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये यहाँ पे रहने दे साइड में, ताकि इसको देख के हमें क्वेश्चन कैसे करने वो मैं यहाँ पे आपको आइडिया देता हूँ। आसान आसान क्वेश्चन करेंगे देखो, फिर टफ टफ जो फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे अपन टॉपिक पे अभी साथ में कर लेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, देखो। हाँ जी देखो, कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं कि कोणांक ऑफ आयोटा क्या होगा, आप भी लिखें साथ साथ में। कोणांक ऑफ माइनस आयोटा क्या होगा, फिर कोणांक ऑफ 2 क्या होगा, फिर कोणांक ऑफ -3 क्या होगा, फिर कोणांक ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या होगा, फिर कोणांक ऑफ 1 माइनस आयोटा क्या होगा, और कोणांक ऑफ 1 माइनस 1 माइनस आयोटा ये क्या होगा, और फिर कोणांक ऑफ
-1 प्लस आयोटा क्या होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम इसकी हेल्प चाहते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आपको कोई समिश्र संख्या और उसका मुख्य कोणांक क्या होता है वो फाइंड करवा रहा होता है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए वहां पे। जिसको ये पता है वो आराम से सोल्व करके आ जाएगा और 100% सही भी होगा। इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। तो जो भी टॉपिक चलेगा मैं आपको बताता रहूंगा साथ में कि डिटेल में उसका मतलब क्या है और उसमें एग्जाम में आने वाली चीजें क्या है साथ में, जो आपको ध्यान रखनी है। इनको आप अपने अलग शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसमें उनको कलेक्ट करें, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चीजों को थोड़ा डिटेल से भी पढ़ें, ताकि आप जो मेरिट में आते हैं और जो बच्चे थोड़े से पीछे रह जाते हैं ना, जैसे मान लो अगर कोई कट ऑफ रहती है उससे जस्ट 0.1 में अगर कोई बच्चा रहता है, तो ऐसे दिख जाके कट ऑफ के रहते हैं, तो उनको बाद में फील होता है कि नहीं यार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होता ना जाता। क्योंकि देखो मेरे माइंड में जो थॉट आते हैं जरूरी नहीं है वो आपके माइंड में आए। जो मेरे पास ट्रिक्स हैं मेरे माइंड में जल्दी आती हैं, तो वो जरूरी नहीं है। वो सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। जैसे कहते हैं वो तो ऐसे हवा में ही कर देते हैं, हवा में वो कर देते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस चीज का। और आप पहली बार उसको पढ़ रहे हो तो पहले आपको नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप हवा में कर पाओगे, ठीक है। तो पहले पढ़ो चीजों को और फिर जो आप क्वेश्चंस आए हुए उनको जब सोल्व करते हो ना, तो आप उन कोशिश करो कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होते, ऐसा क्या हो जाता है वहां पे, इनमें टफ क्या बन जाता है, वो एनालिसिस करो और उसको उस तरीके से फिर तैयार करना शुरू करो। साथ में अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो, जो जो चीजें काम की हैं, जो काम की नहीं है उनको साइड में करो। और अपने पास एक जो भी हमारा है उसके 2 पेज बनने चाहिए काम के, बाकी साइड में रख दो नोट्स जो भी हैं, ठीक है। तो साथ साथ में ये काम अभी से शुरू करो। तो मैं कह रहा हूं कि 100% सिलेक्शन होगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे कोणांक आयोटा, तो ये जो समिश्र संख्या है वो किस में लिखी है, 0 प्लस आयोटा इंटू 1, जहां x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये पॉजिटिव कर रही है, इस पे लाई कर रही है, तो मैंने π/2। तो इस समिश्र पूर्णांक आ गया, वो से फाइंड करना था, जो मुख्य वो आ गया 2। अब वो π/2 प्लस 2n पाई ऐड करके भी ऑप्शन बनाए तो n की वैल्यू कुछ भी रख सकता है, 0 1 2 सो ऑन, तो उस टाइप से ऑप्शन बनाए। लेकिन आपके सिलेबस में या जो आपके अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो मुख्य गुणांक फाइंड करने के आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूंगा उसमें अगर आया हुआ है तो, ठीक है। तो मुख्य गुणांक फाइंड करना आपको आना चाहिए, जाएगा π/2, ठीक है। अब अगर हमें कोणांक ऑफ माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा यानी यहां लाई कर रहा होगा कहीं ना कहीं, आयोटा यहां लाई कर रहा है, माइनस आयोटा यहां कहीं और लाई कर रहा होगा, तो ये नेगेटिव y एक्सिस पे लाई कर रहा है। और नेगेटिव मुख्य गुणांक जो होता है वो क्या होता है, माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, -π/2, ठीक है। अब z इक्वल्स टू 2 है तो y 0 हो गया और x पॉजिटिव यानी पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है और पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस क्या आ जाएगी बच्चों, 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं -3, तो -3 कहां पे लाई कर, नेगेटिव x एक्सिस पे, और गुणांक है मुख्य गुणांक, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। तो इसका मुख्य गुणांक क्या आया, पाई आ गया। अब हम बात कर रहे हैं 1 प्लस आयोटा की, तो जो 1 प्लस आयोटा है यहाँ x भी मेरा 1 है और y मेरा 1 दिया हुआ है, ये लिख लेंगे। तो ये हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोणांक है वो किसके इक्वल है, थीटा के। और थीटा कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, tan इनवर्स y/x का मोड, तो यहाँ पॉजिटिव है दोनों तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, तो 1/1 ये आ गया। तो tan इनवर्स 1, और आपको पता है कि जो tan है वो किस एंगल 1 वैल्यू देता है, तो tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अभी हम जो बना रहे थे उसकी ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो tan 45 अगर मैं इसमें रिप्लेस, तो ये क्या आ जाएगा, देखो tan इनवर्स, और 1 की जगह मैं लिख सकता हूं tan 45 या tan π/4 लिख सकता हूं। तो tan π/4 लिखूंगा तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसकी कोणांक की वैल्यू क्या आ गई,
पाई बाई 4। तो कोणांक ऑफ 1 प्लस आयोटा जो आएगा वो पाई बाई 4 आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 आ जाएगा। फिर 1 माइनस आयोटा का कोणांक फाइंड करना है। ये ऊपर होगा, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब तो आपको अगर मान लो कोणांक ऑफ 1 माइनस आयोटा फाइंड करना है, तो कोणांक ऑफ 1 माइनस आयोटा, तो यहां x की वैल्यू 1 है बच्चों और y की वैल्यू -1 है। y की वैल्यू -1 है, 1 है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कोण क्या होता है, थीटा की वही आएगी, क्योंकि थीटा क्या होता है देखो, अभी हम फाइंड कर लेते हैं। टेन इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स होता है, तो यहाँ मॉडुलस वैल्यू यूज कर रहे हैं इसलिए इसका नेगेटिव साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, -1, यानी टेन इनवर्स -1 अपॉन 1, तो ये वापस क्या बन गया, टेन इनवर्स 1 बन गया। और वो सेम 1 की जगह हम 10 पाई बाई 4 रख देंगे, तो कैंसिल होके पाई बाई 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे माइनस थीटा आएगा, और थीटा फाइंड किया था वो पाई बाई 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कर रहा है उसका मुख्य कोणांक क्या होता है, माइनस पाई बाई 4 होता है, माइनस पाई बाई 4 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब हमारे पास ये दो वैल्यू और बची, इनको हम फाइंड कर सकते हैं, इसको लिख लें सभी। तो माइनस पाई बाई 4 आ गया। तो कुछ नहीं करना, आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी हो, आप x और y को देखो और उस कि वो कहां लाइक कर रहा है, देन आप देखो कोणांक क्या है, होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लास्ट दो एग्जांपल और करते हैं, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो यहां से कोणांक ऑफ 1 -1 माइनस आयोटा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, -1 है, और y की वैल्यू भी -1 है। तो जो थीटा आएगा वो क्या जाएगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो -1 अपॉन -1 1 ही हो जाएगा वैसे भी, और मॉडुलस वैल्यू तो माइनस का इफेक्ट भी नहीं आना है। तो यहाँ जो थीटा आएगा इस केस में वो भी क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। लेकिन x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो ये कौन क्वाड्रेंट में लाई कर, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेंट में कोणांक होता है माइनस पाई होता है। तो यहाँ जो कोणांक आएगा वो थीटा माइनस पाई, और थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा -3 पाई बाई 4, -3 पाई बाई 4, यही आएगा -3 पाई बाई 4, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल है कि कोणांक ऑफ 1 प्लस आयोटा का क्या होगा, यानी कोणांक ऑफ -1 प्लस आयोटा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां देखो x क्या हो गया, -1, और y क्या हो गया, 1। तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोणांक होता है वो पाई माइनस थीटा होता है, और इस केस में थीटा फाइंड करोगे तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो ये वापस टेन इनवर्स 1 आएगा, टेन इनवर्स 1 आ जाएगा, और ये वापस पाई बाई 4 आ जाएगा। तो क्या बन गया, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये बन जाएगा आपका 3 पाई बाई 4, क्या बन जाएगा, 3 पाई बाई 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना था कि जब भी आप किसी सम्मिश्र संख्या का मुख्य कोणांक फाइंड करें तो आपको ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, और आप जो भी सम्मिश्र संख्या दे रखी है उसके मुख्य कोणांक फाइंड करने के लिए आप ये देखो x और y क्या है, और x कहां लाई कर रहा है और y कहां लाई कर रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है, देन आप मुख्य फाइंड कर सकते हैं। और थीटा फाइंड करना आपको आता ही है, टेन इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। तो ये मुख्य कोणांक था, आई थिंक समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़ें, और कल हम इस पे कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे अपन सारे डिस्कस करेंगे। आपको सीट मिली हुई है, आप उसमें ट्राई करें। शुरुआत में इसमें फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें कोणांक के 4-5 क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करें, खुद हो जाते हैं क्या, है ना, एक बार करने में कोई बुराई नहीं है, नहीं होंगे तो मैं यहाँ पे करवाऊंगा ही, ठीक है। थैंक यू।
आपने, और अगर आपको कोई चीजें जो डाउट रहती हैं या कुछ भी पूछना, मेरे मोबाइल नंबर इसमें दे रखे हैं, आप उस पर मेरे से चीजें पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप जब तक बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा रिकॉर्डेड में कि भाई क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं है। तो इस लेक्चर को आप कंप्लीट कर, जो सब टॉपिक है वो भी स्टार्ट हो जाएगा कल से, उसके वीडियो भी डलेंगे, ठीक है। थैंक यू।